नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान छोड़कर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यूएई से अफगानिस्तान की जनता को संबोधित किया। अशरफ गनी ने कहा कि अगर वह तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में रहते तो कत्लेआम हो जाता। उन्होंने कहा कि पैसे के लेकर अफगानिस्तान छोड़ने की बात पूरी तरीके से गलत है। भगौड़ा कहने वालों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है। जो मुझे नहीं जानते फैसला ना सुनाएं। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने भारत से सभी तरह के आयात निर्यात पर रोक लगा दी। तालिबान ने फिलहाल पाकिस्तान के ट्रांजिट रूट से होने वाले सभी कार्गो मूवमेंट को रोक दिया है। इससे अफगानिस्तान से आयात पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। इस दौरान नुकसान होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले थाईलैंड सरकार ने महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार का मॉडल अपनाने की बात कही थी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भविष्य में थाईलैंड सरकार को 100% सहयोग दिया जाएगा, जिससे कोविड जैसी अदृश्य वायरस से दुनिया के लोगों को बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, लेकिन हरियाणा ने समय रहते इस महामारी को काबू करने में तत्काल विजय जानकारी। कोविड के डेल्टा वेरिएंट प्रसारण के दौरान कोविड संकट प्रबंधन को संभालने के लिए राज्य सरकार के अनुबंध के संबंध में थाईलैंड सरकार के साथ आयोजित वेबिनार के दौरान दी। उन्होंने समय पर उठाए गए सक्रिय उपायों के संबंध में कहा कि लॉकडाउन के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉलिक्यूलर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई थी। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना आदि के प्रसार के सहयोग से कोविड संक्रमण को रोकने और लोगों की जान बचाने का सहयोग मिला है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन का एक प्रमुख कारक है, जिससे वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। अब तक लगभग 14 मिलियन खुराक निःशुल्क प्रदान की जा चुकी है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने छोटे भाई के निधन के बाद शहीद मदन लाल ढींगरा सामूहिक केंद्र में आयोजन रस्म क्रिया कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के अलावा रोहतक सांसद अरविंद शर्मा, सांसद बाबा बालकनाथ और संतों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जन्म मृत्यु संसार का एक चक्र है। जिस प्रकार से जन्म निश्चित है, उसी प्रकार से इंसान की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। हम सभी एक सामाजिक ताने बाने से बंधे हुए हैं। मैंने परिवार को 1980 से छोड़ दिया था, अपने समस्त समाज को अपना परिवार मान लिया, लेकिन आज समाज से जुड़े होने के नाते दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन नमन करता हूं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे सीएम के भाई होते भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन सादगी से व्यतीत करते रहे। भारत के ब्रॉडकास्टर्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीएफ यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन को एक स्वयं नियामक संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। इसके साथ ही एनबीएफ ऐसी एकमात्र संस्था बन गई है जिसे केबल टीवी एक्ट में हुए संशोधन के बाद टेलीविजन और डिजिटल मीडिया दोनों नियमों के तहत आधिकारिक रूप से रजिस्टर किया गया है। इससे पहले मंगलवार को एनबीएफ के गवर्निंग बोर्ड मेंबर और सीनियर मेंबर ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। यह बैठक एनबीएफ गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष अर्णब गोस्वामी की अगुवाई में हुई। बैठक के दौरान एनबीएफ के ब्यूरोशिप रेटिंग्स को फिर से बहाल करने की जरूरतों पर जोर दिया गया, जो कि पिछले कई महीनों से रुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में दोनों पक्षों ने विचार का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने भविष्य में एनबीएफ की ओर से उठाए जाने वाले न्यूज ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए मुद्दों और गौर करने का भरोसा दिया। आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर और एनबीएफ के वाइस प्रेसिडेंट कार्तिक शर्मा ने कहा कि मंत्री जी के साथ काफी सकारात्मक मुलाकात रही। उन्होंने एनबीएफ सदस्यों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे को ध्यान से सुना।
इंदिरा के गांव गुढ़ा में हुए कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस बात की भनक तक किसानों को लगी तो उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर विधायक का विरोध किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से किसान भड़क गए और ये काफी संख्या में पुलिस थाने में जाकर इकट्ठा हो गए। किसानों के थाने में रोष प्रदर्शन पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से उनके साथ बदतमीजी करने का माफी मांगने और हिरासत में लिए गए किसानों को छोड़ने की बात कही। अम्बाला विजिलेंस टीम ने आउटसोर्सिंग में नौकरी के लिए पैसे देने के मामले में भांडाफोड़ किया है। नागरिक अस्पताल के ऑक्सीजन वार्ड में तैनात आउटसोर्सिंग कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सुपरवाइजर नौकरी के एवज में रिश्वत लेने का काम करता था। पकड़े गए राजेश ने एक शख्स से नौकरी लगवाने के नाम पर 75,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत गुरजीत ने विजिलेंस को की थी और गिरफ्तार राजेश ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया है। पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसले के लिए तारीख सुरक्षित कर दी है। पिछले सुनवाई में फाइनल एग्रीमेंट के पूरे होने के बाद सुनवाई के दौरान 26 अगस्त की तारीख सुनिश्चित की गई। 26 अगस्त को सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला हो सकता है। 26 अगस्त को बलात्कारी गुरमीत राम रहीम और कृष्णपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक आरोपी इंद्रसेन की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के सीबीआई कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट के सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष और सीबीआई पक्ष से पूछा है कि क्या कोई और आर्ग्यूमेंट इसके कोई पक्ष में करना चाहता है, जिस पर दोनों पक्षों ने इनकार कर दिया। नगर निगम गुरुग्राम में जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी सीलिंग और फिर नीलामी करने की तैयारी में जुटा है। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये आंकड़े 900 करोड़ रुपए पार हो गया है। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों की प्रॉपर्टी को नीलाम करने की तैयारी कर रही है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि आंकड़ा 900 करोड़ के पार चला गया है। इस वजह से ऐसे तमाम डिफॉल्टर के खिलाफ सख्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मामले में 5 लाख से नीचे के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स का आंकड़ा 308 करोड़ जा पहुंचा है। टैक्स डिफॉल्टर्स में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले सीलिंग अमल में लाई जा चुकी है। मजदूरों श्रमिकों की मांग को पूरा करने में महंगाई कम करने, निजीकरण को खत्म करने और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी से लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बवाल के जरूरतमंदों को राशन वितरण कर शुभारंभ किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल से महामारी में अनेक लोग बेरोजगार हो गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं और चावल का वितरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत रेवाड़ी और पूरे प्रदेश में 18 और 19 अगस्त को 68 लाख बैग अनाज का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ बनवारी लाल ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे हर भारतीय को जल्द सरकार वापस लाएगी। भारतीयों को लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजना के तहत बल्लभगढ़ में अन्नपूर्णा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सरकार की ओर से गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया। अन्नपूर्णा उत्सव में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि गरीबों को आगामी नवंबर तक 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार की ओर से दिया जाएगा। सभी डिपो धारकों पर उन्हें विश्वास है और वो ईमानदारी से गरीबों को राशन बांटेंगे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर कोई शख्स को राशन डिपो तक आने में असमर्थ है तो उसके घर तक राशन बैग पहुंचाने का काम करे। कोई राशन डिपो संचालक गड़बड़ी करता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कुंदन कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। मंत्री जेपी दलाल ने जिला स्तरीय अन्नपूर्णा उत्सव में राशन वितरण की शुरुआत की। मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि दिवाली तक राशन बांटा जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जेपी दलाल ने कहा कि हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है। अंत्योदय की भावना से गरीब कल्याण के लिए जो भी योजना लाई जा सकती है सरकार लाती है। उन्होंने कहा कि हर योजना गरीब परिवारों पर केंद्रित है। हमारा लक्ष्य है कि इनके आर्थिक हालात सुधरे। कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि लोहरू हल्के में गरीब रेहड़ी वालों को निजी कोष से 15,000 रुपए दिए जाएंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि बीपीएल कार्ड धारकों की त्रुटियां दूर करने के लिए लोहारू में कैंप लगेगा। कोरोना की तीसरी लहर पर बोले कृषि मंत्री कि भगवान करे कि तीसरी लहर ना आए, और अगर आती है तो हम पहले से ही बहुत सक्षम हैं। प्रदेश में बुधवार का दिन अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया गया। नारनौद उपमंडल में वार्ड 13 में उत्सव में नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। विकास यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में 18 और 19 अगस्त को अन्नपूर्णा उत्सव मनाया जाएगा। नारनौद उपमंडल का मुख्य आयोजन नारनौद के वार्ड नंबर 13 में किया गया। उन्होंने कहा कि सभी राशन डिपो के माध्यम से एएवाई और बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो और 10 किलो गेहूं के थैले निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक राशन डिपो पर अन्न उत्सव के दिन एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है और इसके साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। अन्नपूर्णा उत्सव का जाखल में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने चित्रों के बने बैग को आग के हवाले किया। किसान गांव तलवाड़ी में डिपो होल्डर के निवास स्थान के बाहर जमा हो गए और केंद्र सरकार की इस नीति पर कटाक्ष करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन ये थैला लगा रहे गरीब जनता से मजाक किया जा रहा है। सरकार के वादे सब झूठे साबित हुए हैं और राशन में कोई शिकवा नहीं है। हमारा विरोध तो सिर्फ थैलों पर प्रिंट हुई फोटो से है। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान पात्र परिवारों को डिपो के जरिए निःशुल्क अनाज देकर उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन अधिकतर सरकार की इससे मदद को नाकाम करने में लगे हुए हैं। कैथल में डिपो पर खराब अनाज भेजा जा रहा है जो कि खाने लायक नहीं है। डिपो पर खराब गेहूं आने से लोगों में नाराजगी है। डिपो होल्डर की ओर से मायापुरी कॉलोनी में पात्र परिवारों को गेहूं बांटा गया, जब पात्र लोगों को डिपो पर गेहूं लेने के लिए खराब गेहूं देखकर भड़क गए। देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 30 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,427 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 169 लोगों की मौत हो चुकी है और केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी मौजूद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,132 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 158 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी 58,000 से ज्यादा मामले एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 76 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 427 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लग गई है। एक दिन में सामने आए 21 नए मामले, 1 मरीज की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,000 के पार। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। भारत अपने नागरिकों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। हमें अफगान भाई बहनों की भी मदद करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों की भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं, और हमें हर संभव मदद भी प्रदान करनी चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 120 भारतीयों की वतन वापसी कराई गई। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान सोमवार सुबह काबुल से रवाना हुआ था। इसमें भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकारों को वापस लाया गया। भारत के इस कॉन्टिनेंट के साथ 3 स्निफर डॉग कमांडो भी लौटे। विदेश मंत्री ने हालात पर नजर बनाए हुए थे। अब अन्य भारतीयों को वापस लाने का फोकस जारी है। जानकारी के मुताबिक करीब 1650 भारतीयों के काबुल स्थित भारतीय दूतावास में मदद की गुहार लगाई है। अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारी, स्टाफ, सुरक्षाकर्मी को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी जारी कर दिए गए हैं। इसी बीच करीब 1650 भारतीयों ने वतन वापसी के लिए अप्लाई किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रोहतक के एमडीयू में पढ़ रहे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन हालात पर स्टूडेंट्स वापस अपने मुल्क जाना चाहते हैं। अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे कुछ कोरोना काल में वापस अपने घर लौट गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यही रह गए थे। इन स्टूडेंट का अपने घर वालों से संपर्क टूट गया है और आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। अफगानी स्टूडेंट ने सरकार से इस संकट की घड़ी में मदद की गुहार लगाई। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात की अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करके उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से उनके अनुभव जाने और खेल से जुड़े सुझाव मांगे। पीएम मोदी ने कहा कि जीत को सिर पर न चढ़ने दे और न ही हार को मन में बसने दे। इस दौरान पीएम ने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से बात की। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने पीएम मोदी ने बातचीत की और रवि से पूछा कि वो मेडल जीतने के बाद निराश क्यों दिखे, मुकाबले के दौरान उनके मन में क्या कुछ चल रहा था।
ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया से भी उनके अनुभव के बारे में पीएम मोदी ने पूछा। बजरंग पुनिया ने बताया कि कैसे इंजरी होने के बाद भी वो देश के लिए मेडल जीत कर लाए। हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। सीएम ने इस दौरान नीरज चोपड़ा का जोरदार स्वागत किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने खराब तबीयत की वजह से अब तक सीएम से नहीं मिल पाए थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों की परीक्षा की व्यवस्था को लेकर अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि 10वीं और 12वीं के इच्छुक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दे सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी एक या फिर सभी विषयों में लिखित परीक्षा दे सकेंगे। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों ने को एक और झटका लगा है। 17 अगस्त को पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया। राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 859 रुपए 50 पैसे हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। मानसून सत्र पर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक का मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। हरियाणा में नौकरियां बेची जा रही हैं जिसे परचून बिक रही हैं। जेल मंत्री रणजीत चौटाला का कहना है कि राम रहीम के स्वास्थ्य को लेकर सरकार अलर्ट है और उससे स्वास्थ्य की पल पल की जानकारी सरकार के पास है। राम रहीम सुरक्षा के घेरे में है और वह सामान्य कैदी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा है। राम रहीम की बेल पर रणजीत सिंह ने कहा कि राम रहीम की बेल पर कोर्ट फैसला करेगी, न कि सरकार। दरअसल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बार बार सरकार से बेल की एप्लीकेशन लगा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहिंदर सिंह तंवर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी युवा अध्यक्ष शांतनु सिंह चौहान मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पदाधिकारियों ने क्षत्रिय समाज से एकजुट होकर समाज सेवा और देश मजबूत करने का आह्वान किया।